अक्सर लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि जी मलेशिया का हमें वीज़ा लगवा दें। मलेशिया के वीज़ा लगवाने के लिए कोई एजेंट का बता दें। अगर आप नहीं वीज़ा लगवा के दे सकते, किसी एजेंट का नंबर दे दें, कोई थोड़ा सा इशारा दे दें, कोई थोड़ा सा कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। तो किसी और ने भी कमाना है, आप कमा लें, आप बेनिफिट ले लें। इस तरह की कई सारे मैसेजेस, कई इस तरह की बातें होती हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इन कामों में क्यों नहीं पड़ता। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ना मैं कोई वीज़े प्रोवाइड करता हूँ, ना कोई वीज़े सेल करता हूँ, ना मैं वीज़े लगवा के देता हूँ। इस तरह के कामों में इसलिए नहीं पड़ता। एजेंट कई तरह के आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं इस मामले में। मिसाल के तौर पे शुरू से लेके एंड तक, वीज़ा लगने से लेके एंड तक किसी जगह पे भी एजेंट आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। इसलिए जब भी एजेंट का इंतखाब करें, एक अच्छा एजेंट ढूंढें, कोई नस्ली बंदा ढूंढें। और कहते हैं कि जी एक कहावत है कि माजी को हम बदल नहीं सकते, मगर हाल और मुस्तकबिल आपकी मुट्ठी के अंदर है। इसीलिए जो अब है इसको आप सँवार सकते हो, अपना पैसा मत ज़ाया करना, आपके पास चांस है। आप जो पीछे हो गया, हो गया। अब आने वाला वक़्त भी आप बदल सकते हो। आज के स्टेप लेके, आज को आपने किस तरह का स्टेप लेना है, उससे आपका आने वाला वक़्त बदल जाएगा। तो मैं कंप्लीट करता हूँ, टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो पहली बात ये है कि एजेंट किस तरह आपके साथ ड्रामे करता जो सबसे पहला जो ड्रामा या सबसे पहला फ्रॉड वो यही होता है कि एजेंट कहता है जी हमें इतने पैसे एडवांस दे दें। जो पैसे लेके वो भाग जाता है बगैर किसी एग्रीमेंट के, बगैर किसी लिख पढ़ के, किसी बंदे को दरमियान में गारंटी बनाए हुए अगर आप पैसे दे देते हो, पैसे 100% चांसेस हैं कि वो बंदा लेके भाग जाएगा। है। मिसाल के तौर पे पहला एजेंट ने कहा जी आप मेडिकल करा लो, मेडिकल करवा लेते हो, मेडिकल एक्सपायर हो जाता है, कभी तक कॉलिंग नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? एजेंट के पास कॉलिंग है ही को नहीं, उसका कोटा अप्रूव ही नहीं हुआ। उसने सिर्फ आपसे मेडिकल करवा लिया, बता फक्की दी हुई है, ट्रक की बत्ती के नीचे लगाया हुआ है कि बस इस तरह वेट करो, वेट करो, जब कॉलिंग निकलेगी फिर। नंबर वन। और बाद दफा मेडिकल के बाद कॉलिंग निकल आती है। जो कॉलिंग निकल आती है, अब आगे वाला प्रोसेस मैं बताता हूँ। जिन लोगों की मेडिकल वाला मामला क्लियर हो गया, एजेंट ने कर दिया किस तरीके से, आगे वाला प्रोसेस है जी उनका प्रोटेक्टर भी हो गया, उनकी कॉलिंग भी निकल गई। और उसके बाद कॉलिंग का जो निकलती है, या कॉलिंग प्रोटेक्टर से पहले जो कॉलिंग निकलती है, उसमें ये है जो कॉलिंग आप ऑनलाइन चेक कर रहे हो, आपको वेबसाइट पे शो होगी, आप वेबसाइट पे चेक करोगे, वेबसाइट पे शो होगी, ये भी दो नंबरी हो सकती है। यहाँ पे भी ये इनलीगल एक और वेबसाइट होती है, बिल्कुल उसी तरह की कॉपी वेबसाइट, आप उसमें चेक करोगे, बिल्कुल आपका डाटा शो होगा कि हाँ बंदे ने फीस वगैरह दे दी, या इसकी कॉलिंग निकल गई, या ये बंदा बिल्कुल इस तरह जो है ना एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। मगर वो भी आपके साथ फ्रॉड होगा। अगर वहाँ पे नहीं होगा फ्रॉड, वहाँ पे भी क्लियर हो गया, एजेंट ने वहाँ पे भी ठीक है ईमानदारी दिखा दी, नेक्स्ट क्या होगा, आपको प्रोटाइटर निकल आएगा, आप कॉलिंग के लिए जाते हो, आप एयरपोर्ट पे जाते हो, आपको हो सकता है टिकट में फ्रॉड कर दे। मगर जब आपकी कॉलिंग निकल आई है, प्रोटेक्टर हो गया, आपके बहुत कम एजेंट होते हैं जो टिकट के मामले में फ्रॉड करते हैं, क्योंकि जब उसको पता है यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया, आगे ये छोटा सा प्रोसेस होता है टिकट का, इसमें ज़ाहिर है एजेंट को बेनिफिट ही होना था। बहुत कम एजेंट है, बहुत कम सुनने में आया जो एजेंट टिकट में फ्रॉड कर दे आगे वाला प्रोसेस, अगर कॉलिंग निकल आई है वाकई आपकी। तो जी क्लियर हो गया, आपने वहाँ पे चले गए। एक और मैं बात बता दूँ, अगर आप कॉलिंग पे आ रहे हो, किसी किस्म की काउंटर सेटिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की पाकिस्तान से भी काउंटर सेटिंग की ज़रूरत नहीं है, आप काम करने जा रहे हो। ये तो हमारे मुल्कों में हमें, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, नेपाल वगैरह मुल्कों में हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, वरना जो लोग बाहर के मुल्कों में काम कर रहे हैं और जो लोग बाहर के मुल्कों में काम करने के लिए जा रहे हैं, इनके लिए एयरपोर्ट्स के ऊपर स्पेशल प्रोटोकॉल होना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो इनके कौम की, इनके मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो कि कमा के इनके मुल्कों को दे रहे हैं, और इनके मुल्कों में एक बड़ी अमाउंट, बड़ा खजाना आ रहा है हर मंथ इन लोगों की वजह से, जो कि बैरून मुल्क काम कर रहे हैं। मगर जलील किया जाता है जब भी आप आते हो, ये जाते हो। चलें जी, आप चले गए हो, आप मलेशिया में दाखिल हो गए हो, आपको एंट्री भी मिल गई है, आपका वहाँ पे बॉस भी आता है। अगर पहली बात है, कई ऐसा भी हो सकता है कि बॉस ही ना आए, तो मगर ऐसा भी बहुत कम होता है, ऐसा हो भी सकता है कि बॉस ही ना आए। आप, बॉस भी आ गया, बॉस ने एंट्री भी कर ली है, यहाँ से भी फ्रॉड से बच गए हो। अब ये है कि आपका मेडिकल भी हो गया, वहाँ पे जाके आपका परमिट भी लग गया है। दूसरी बात ये है कि अगर कंस्ट्रक्शन का वीज़ा, सीआईडीबी कार्ड का इशू बन सकता है। सीआईडीबी कार्ड ही नहीं कंपनी का बन सकता। अगर आपने वो भी करवा लिया, अगर आपने, कंपनी ने वो भी दे दी, यहाँ पे एजेंट आपके साथ एक और फ्रॉड करेगा। जो कंपनी आपको सीआईडीबी कार्ड इशू कर रही है, वो आपके परमिट के साथ, कंस्ट्रक्शन के परमिट के साथ सीआईडीबी कार्ड फ्री दे रही है, मगर एजेंट आपसे पैसे लेगा। इसका भी हो गया फ्रॉड। ये फ्रॉड कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट बड़ा फ्रॉड,
बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट ही नहीं खुलता है। मैं जानता हूँ, मेरे कई दोस्त हैं, 10-10 साल हो रहे हैं उनके पूरे, 9वां साल लग गया, 9वां परमिट लग गया, 10 साल तक आप रिन्यू करवा सकते हो। 9वां साल हो गया, 9वां परमिट रिन्यू करवा लिया, आज तक उनका बैंक अकाउंट ही नहीं बना। उनकी कंपनी के का किसी कॉन्टैक्ट ही नहीं होता है बैंक्स के साथ, या ऐसे ही कर लें कि उनकी कंपनी एलिजिबल ही नहीं होती है। और जो एजेंट हजरात होते हैं वो क्या करते हैं, उनका वीज़ा लगवा देते हैं किसी तरह सेटिंग के साथ, वो लीगल हो जाते हैं, गवर्नमेंट के खाते में एवरीथिंग वो लीगल है, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये है कि उनका वो बैंक अकाउंट ही नहीं बनता। यहाँ पे भी एजेंट का फ्रॉड हो गया। अगर यहाँ पे भी अगर आप पास हो जाते हो, यहाँ पे भी एजेंट आपके साथ ठीक है, यहाँ तक का एजेंट आपके साथ चलता है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये जो कॉलिंग वीज़ा होता है 1 साल के बाद ये रीन्यू करवाना पड़ता है। इसके लिए अमाउंट देनी पड़ती है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, जो कंपनी का वीज़ा लेके आए हो, उसी कंपनी में काम कर रहे हो, जिसे एजेंट ए टू ए कहते हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी कंपनी की होती है रीन्यू करवाने की। अगर आप कंपनी में काम नहीं कर रहे, अपनी मर्ज़ी से बाहर काम कर रहे हो और आपके पास कॉलिंग वीज़ा है, परमिट है ऑलरेडी, इसको एजेंट ए टू बी कहते हैं। वो आपने खुद अमाउंट पैदा देनी होती है उसको रीन्यू करवाने की। मगर इसमें यहाँ पे एक और फ्रॉड हो जाता है, वो ये है कि एजेंट पैसे खा जाता है, री नहीं करवाता। नंबर 2 एक और फ्रॉड हो जाता है, वो ये है कि आपकी कंपनी एलिजिबल है ही नहीं, ब्लैक लिस्ट में चली गई है, आपको बुलाने के बाद वो ब्लैक लिस्ट में चली गई, आपकी कंपनी का नेक्स्ट परमिट लग ही नहीं सकता, तो फिर भी आप इलीगल हो जाते हो। ये भी फ्रॉड हो गया। एजेंट को तो पता था ना कि ये कंपनी किस खाते में, किस पानी में, कितनी जो इसकी क्वालिटी है या इसकी रेटिंग किस तरह की है। तो यहाँ पे भी एजेंट ने फ्रॉड किया। ये सारी चीज़ें होने के बाद अगर बाद दफ़ा इस तरह भी होता है कि एजेंट बहुत बड़ी अमाउंट डिमांड कर लेता है कि जी अगर आपने वीज़ा रिन्यू करवाना है इतने पैसे दो, उसमें ये सोक्सो है इतना दो, सोक्सो टैक्स इतना दो, ये फलाना फलानी चीज़ कितने पैसे दो, सीआईडीबी के अलहदा से दो, फलाना टैक्स दो, फलाना टैक्स दो, ये सारी चीज़ें करके वो इतने पैसे बता देता है। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैंने वीज़ा लगवाया था, शायद 2018 की बात है। मैंने वीज़ा लगवाया और उसने पैसे इतने ज़्यादा डिमांड कर लिए, ये राउंड अबाउट 4000 कुछ रिंगट थे। तो 2018 की बात है, 4000 कुछ रिंगट। तो मैंने कहा था मैंने वीज़ा रिन्यू करवाना ही नहीं है, मेरा सिर्फ पहला परमिट लगा था और दूसरी दफ़ा वीज़ा रिन्यू करवाना था। उसने सोक बहुत ज़्यादा माँग लिए, सीआईडीबी के अलहदा से माँग लिए। ये सारा कर करा के मैंने कहा मैं वीज़ा रिन्यू करवाना ही नहीं, मैं पाकिस्तान चला गया वापस। तो ये भी होता है, एजेंट इतना फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि जब वो वीज़ा रिन्यू करवाने के 4000 कुछ माँग रहा था, जो मैं वीज़ा के पैसे दे के आया था, वो मुझे याद है मैं तकरीबन 6500 रिंगट में दे के आया था, जो मैंने नया वीज़ा लिया था। मैंने कहा इतने में तो मैं वीज़ा नया ले लूँगा, अगर मैंने 4000 कुछ तुम्हें देना है तो रिन्यू करवाने का। तो इस तरह भी एजेंट फ्रॉड कर लेता है। ये इसलिए इन मामलात में कहीं भी फ्रॉड हो सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं किसी किस्म की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता। आप भी उस एजेंट को तलाश कीजिएगा कि जो बंदा नस्ली हो, जो बंदा गैरतमंद हो, जो बंदा ईमानदार हो। इसमें ये भी होता है कि आपके इर्द-गिर्द आपके सिटीज़ के अंदर बहुत सारी एजेंसियाँ होती हैं, रजिस्टर्ड एजेंसियाँ। आप उनके साथ बैठ के लख-पड़त कर लें, बंदे बैठा लें, बै बात कर लें, क्योंकि ये 1-2 लाख का बात नहीं होती है। ये आजकल जो रेट चल रहा है 6 लाख, साढ़े 6 लाख इस तरह, 7 लाख इस तरह मुख्तलिफ रेट्स चल रहे हैं। तो इसलिए सस्ती बात तो होती नहीं है। अगर कंपनी का वीज़ा सिर्फ़ कंपनी में जाके काम करना वो सस्ता होता है, तो उसका रेट्स कम है। तो इसलिए आप लिख-पढ़ कर लें, स्टाम्प कर लें उनके साथ बात कर लें कि कितने पैसे कब देने हैं, कितने पैसे कब देने हैं, तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो अगर आप इस तरह इधर-उधर से जो गलियों में, सड़कों में, यहाँ पे एजेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में इतने एजेंट्स नहीं हैं जितने मलेशिया में एजेंट्स हैं, और पाकिस्तान में इतने फ्रॉड नहीं होते एजेंट्स के हाथों जितने मलेशिया के अंदर फ्रॉड होते हैं। तो आप एजेंट्स ढूँढते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए कि जी हमको एजेंट मिल जाए, हम को एजेंट बुला लें यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। फ्रॉड से बचें, तो यही तरीकाकार है कि आप पाकिस्तान में किसी रजिस्टर्ड एजेंसी के पास जाएँ, तो वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की एजेंसियाँ बनाई होती हैं, ट्रैवल एजेंसियाँ, और आप उनसे बैठ के बात करें, लिख-पढ़ करें, तो आपको वीज़ा मिल जाता है। बजाय इससे कि किसी के तरले करें, यार मुझे कोई प्रेफ़र कर दो एजेंट, या कोई एजेंट ढूँढ रहे हैं। ये सारे तो लल्लू-फल्लू एजेंट होते हैं, जिनको कोई काम-शाम नहीं ना मिलता, जिन्होंने बस दाल लगा के खाना है, वो इधर-उधर के एजेंट आपको मिल जाते हैं। जो एजेंट प्रॉपर होते हैं, उनके प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनीज़ होती हैं, और वो प्रॉपर एक कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं, उनकी प्रॉपर एक कंपनी होती है, वो उनकी एक प्रॉपर उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप रजिस्टर्ड एजेंट के पास जाइएगा, आप ये इधर-उधर घूम रहे फिर रहे एजेंटों के चक्करों में मत पड़िएगा। तो बस यही थी, आज बताना था कि एजेंट्स के मामले में मैं तो मदद करता हूँ, और एजेंट बहुत सारी जगह पे आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। आँखें खोल के रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।